Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and equity research analyst at Goldman Sachs. This is part one of identifying small and micro caps, basically ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम हो. दिस इज अ वेरी स्पेशल सीरीज. इस सीरीज में हम ऐसी कंपनीज डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मार्केट 2 से 3 साल बाद बात करना चालू करेगा. मेरा बिलीफ है इफ यू आइडेंटिफाई अ कंपनी अर्ली इन द जर्नी, आइडली मेरे पर्सनल मल्टीबैगर्स भी वो बने हैं जो मैंने खरीदे हैं जब उनका मार्केट कैप 1 से 2,000 करोड़ तक का हो, बट दैट इज वेरी रिस्की. आई वुड से बिटवीन 1 to 2,000 करोड़ में आप बेट कर रहे हो कि उनका मार्केट साइज यानी टैम अब तक प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है एंड मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज आर स्टिल नॉट नोन टू द मार्केट्स. देन वो कंपनीज जब 8 to 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच जाती है, उसके बाद उनका टैम एग्जीक्यूशन वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाता है एंड वो स्ट्रक्चरल कंपाउंडिंग फेज में चले जाते हैं. इस सीरीज में हम दोनों स्ट्रक्चरल कंपाउंडर्स एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली कंपनीज के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट कंपनी इन दिस सीरीज हैज टू बी वेरी स्पेशल एंड इट इज द रॉक स्टार ऑफ द बोरिंग एफएमसीजी इंडस्ट्री. So the first company is Hindustan Foods. This company has crossed that journey from becoming a 1,000 crore market cap to 8,000 crores market cap. Going forward, I believe this can be a structural compounder for many years to come. Let's deep dive into the thesis. One of the most unique business models compared to any FMCG company out there. I'm sure you'll be surprised till the end. इंडिया में एक ट्रेंड जो है, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो, लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होने वाला है, दैट इज कंजम्पशन. इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 2 to 3% एवरी ईयर. अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 4 to 5% से. और जैसे जैसे इनकम लेवल्स इंप्रूव होंगे, कंजम्पशन पैटर्न्स भी फॉर्मलाइज होंगे. अब सवाल है, अगले 5 से 10 सालों में D2C ब्रांड्स जीतेंगे या ट्रेडिशनल प्लेयर्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर. ऑनेस्टली ये डिबेट ओपन है, लेकिन एक चीज़ जो सर्टेन है, जो भी ब्रांड जीतेगा उनको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए होगी. और यहीं पर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है. एफएमसीजी कंपनीज जनरली अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करती, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आउटसोर्स करती है. आई एम श्योर टिल नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट वी आर डिफरेंट कंपेयर टू एनी अदर यूट्यूब चैनल आउट देयर. You get insights from somebody who's worked at Goldman Sachs and equity research team. You are getting institutional grade insights, that too for free. So subscribe right now. We also have a WhatsApp community where we do live sessions every week. We do stock and business analysis. We give you daily updates, that too for free. But this will be paid going forward. So join right now. Link is pinned in the comments. कोई भी ब्रांड ग्रो करे, मैन्युफैक्चरर को बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा. हिंदुस्तान फूड्स इज दैट मैन्युफैक्चरर. अब थोड़ा बिजनेस मॉडल को डीप डाइव करते हैं. हिंदुस्तान फूड्स के ब्रॉडली दो बिजनेस मॉडल्स हैं. पहला बिजनेस मॉडल है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग. मान लीजिए हिंदुस्तान फूड्स डाबर के साथ पार्टनर करता है, उनके लिए एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाता है. अगर किसी शैम्पू बॉटल को बनाने की कॉस्ट 10 रुपीज़ आती है, तो कंपनी 10 प्लस अपना एग्रीड मार्जिन, मान लीजिए 15% ऐड करके डाबर को चार्ज करेगी. मतलब इनका बिजनेस कमोडिटी रिस्क से लार्जली इंसुलेटेड है. रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े या घटे, प्राइसिंग ब्रॉडली कॉस्ट प्लस मॉडल पर होती है. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के साथ ये कैपेसिटीज कई सालों के लिए लॉक इन हो सकती है, कई केसेस में 8 to 10 ईयर्स तक. दूसरा मॉडल है शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है जिसे मल्टीपल स्मॉलर ब्रांड्स और D2C कंपनीज यूज कर सकते हैं. अगर कोई नया D2C ब्रांड रैपिडली ग्रो करता है तो उसको खुद की फैक्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो हिंदुस्तान फूड्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकता है. और यही चीज इस बिजनेस मॉडल को इंटरेस्टिंग बनाती है. एक तरफ ट्रेडिशनल एफएमसीजी ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं, दूसरी तरफ D2C ब्रांड्स. कौन जीतेगा ये प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए और हिंदुस्तान फूड्स उस पूरी वैल्यू चेन के बीच में बैठा हुआ है. Before talking about the financials, what makes this company very special is the stock price movement. The stock price went from 60 rupees in 2019 to 700 rupees in 2022. 10x jump in the stock price. मगर लास्ट 4 सालों से स्टॉक प्राइस टाइम करेक्शन से गुजर रहा है, while earnings have gone from 40 crores to 150 crores. This is what happens when you buy stocks at expensive valuations. स्टॉक प्राइस गिरेगा नहीं, रेंज बाउंड रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम. इसे बोलते हैं टाइम करेक्शन. But there is a very big opportunity cost to this. Now coming back to the business. पहले कंपनी का फोकस लार्जली होम केयर और पर्सनल केयर पर था, लेकिन अब कंपनी अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रही है मल्टीपल कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग आइसक्रीम्स, फुटवेयर और अदर कंज्यूमर कैटेगरीज. मतलब धीरे धीरे ये एक वन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनने के डायरेक्शन में है.
कंपनी जनरली कैपेसिटी एक्सपेंशन तभी करती है जब उस एक्सपेंशन पर रफली 18% का ROCE का थ्रेशोल्ड मीट हो। मतलब ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं होती है, ग्रोथ विथ रिटर्न्स है। अब आते हैं नंबर्स पर, और ऑनेस्टली नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव है। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ था। 2026 में ये बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 4,400 करोड़ हो गया। यानी सिर्फ 7 सालों में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 9x हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी में भी सिमिलर इंप्रूवमेंट आया है। 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था अराउंड 12 करोड़ का। 2026 में पैट बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ हो गया। और मैनेजमेंट का टारगेट है पैट इस साल अराउंड 200 से 220 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर हम 200 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं और कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 7,000 करोड़ है, तो वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 35 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग आती है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान फूड्स को एक सिंपली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह वैल्यू करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कई सालों से रफली 15 to 20% CAGR रहा है। और अगर ये ग्रोथ मल्टीपल ईयर्स तक कंटिन्यू होती है, तो 30 से 35 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे अनरीजनेबल वैल्यूएशन नहीं लगती। I feel this is a structural compounder for next multiple years to come. Stock price has gone through a very serious time correction. Now valuations have reached the level where they are nothing but super reasonable. If you like this video, subscribe to our channel and share this video with your investor friends.